देखा देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले जब मुख्यमंत्री थे तो आप सामने देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर अफेयर्स का वर्किंग ग्रुप था उसकी रिपोर्ट देते हुए उन्होंने अपना एक ट्वीट किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वो रिपोर्ट दी थी जिसमें स्पष्ट तौर पे उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री एमएसपी के बहुत बड़े वकील बनकर सामने आए थे। और फिर आपने देखा प्रचार करते वक्त ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है ये 2014 का इनके राज्य का हरियाणा के में जब वो प्रचार करने गए थे लोकसभा के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जब प्रयासरत थे तब का ये वीडियो है। तब क्या मधुर और प्रखर आवाज में एमएसपी इनपुट कॉस्ट प्लस 50% के वादे करके आपके सामने ये आए, प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद क्या हुआ? पहला यू टर्न सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे के माध्यम से आता है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम एमएसपी इस तरह का नहीं दे सकते जिसमें इनपुट कॉस्ट प्लस 50%। साफ जिसको कहते हैं मना कर दिया। या तो ये जब स्क्रीन पे आपने जिस व्यक्ति को इतना ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए देखा, या तो वो तब झूठ बोल रहा था या वो आज अपना वादा तोड़ रहा है। ना केवल वादा तोड़ रहा है, वादा तोड़ने के साथ साथ किसानों के रास्ते पर कील बिछाना, किसानों को खालिस्तानी बोलना, उपद्रवी बोलना, सोरोस का एजेंट बोलना, एक के बाद एक आप किसानों को गाली दिलवा रहे हो। अपने पूरी आपकी ट्रोल आर्मी जो सोशल मीडिया पर बैठी है, सुबह से शाम तक पता नहीं आप कितना करोड़ों रुपए उन पर खर्च करते हो, उनसे आप किसानों को गाली दिलवाते हो। आप किस मुंह से किसानों के सामने जाओगे और किस अधिकार से और कौन से कानून के तहत आपने सड़कें बंद कर रखी हैं? सड़कें सरकार ने बंद की हैं, किसानों ने नहीं बंद की हैं। आरोप आप किसानों पर लगाते हो कि किसानों की वजह से सड़क बंद हुई है। कौन सा नियम है, कौन सा कानून है जिसमें मैं और आप आज हाईवे पे नहीं जा पा रहे हैं या वहां से हमारे साथी यहां आ नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं आ पा रहा है? किसने यह अधिकार दिया आपको कि आप सड़कें बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, कंक्रीट की पूरी दीवारें खड़ी कर दोगे सड़क पर, हाईवे पर? नियम बताइए। और यही सवाल अदालत ने भी पूछा है सरकार से। ड्रोन से आप टेस्ट कर रहे हो कि आंसू गैस किसानों पर छोड़कर पहली बार टेस्ट किया जा रहा है, ड्रोन से आंसू गैस कैसे छूटती अपने ही किसानों पर। जो काम आपको कहा था कि भाई सीमाओं को सुरक्षित करिए, वहां ये सब करिए जो यहां नौटंकी कर रहे हैं आप, इस देश के भीतर कर रहे हैं, देश के अपने किसानों के साथ कर रहे हैं, देश की अपनी राजधानी में आने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं, वहां आपका हिम्मत नहीं होती, वहां आपकी हैसियत नहीं होती कि पीएलए को घुसने से रोक सकें आप। वहां आप क्लीन चिट बांट रहे होते हो और अपने ही देश के किसानों को बदनाम कर रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। यह मैंने आपको वीडियो जानबूझकर दिखाया। प्रधानमंत्री जवाब दें कि या तो तब झूठ बोला था तो माफी मांगे उस झूठ की, या अब वादा तोड़ रहे हैं तो फिर माफी मांगे वादा तोड़ने की, और माफी मांगे किसानों को आतंकवादी कहने पर। चलिए यह भी छोड़ देते हैं। 19 नवंबर 2021 को आप सबके सामने हाथ जोड़ते हुए पहली बार प्रधानमंत्री दिखे, माफी मांगते हुए दिखे और कहा कि साहब मैं ये तीनों काले कानून वापस लेता हूं। एक डायलॉग भी दिया था, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। सुना था ना आप लोगों ने? तब कहा था कि एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी बनेगी, की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी बनेगी। क्या हुआ? 2 साल से ऊपर हो गए। अब आप फिर से पलट रहे हो, फिर से किसानों को धोखा दे रहे हो, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपसे चोरी करूं और फिर आप ही को गाली दूं, यह हो रहा है आज इस देश के किसानों के साथ। और यह किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री द्वारा, देश की सरकार द्वारा, देश की सत्तारूढ़ दल द्वारा। आहत है, पूरा देश आहत है। ये नजारे जो सुबह से शाम तक टीवी पर दिख रहे हैं उनको देख, रबर बुलेट्स चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। संघर्ष कितना किसानों का जो सामने दिख रहा है उसको देखकर प्रधानमंत्री तो चलो विदेश चले जाते हैं जब भी आंदोलन होता है, फिर चले गए हैं।
लेकिन उनको भी दिख तो रहा होगा। वो जो रोज सुबह उनके दोस्त या साहब जो वहां बैठे हैं, हिरेन जोशी, जो सुबह सुबह आप सबको मैसेज भेजते हैं, उन्हें तो दिख रहा होगा। वो तो बता रहे होंगे प्रधानमंत्री को कि क्या हालत है देश की राजधानी के बाहर क्या हालत है। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप 2014 में जो प्रचार करते हुए भाषण के वक्त आपने झूठ बोला था, उसके लिए माफी मांगे। आप सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनने के बाद जो आपने हलफनामा दायर करके पलट गए थे, उसके लिए माफी मांगे। आरटीआई में जब पूछा गया इनसे एमएसपी के विषय में, तब कहा था कि नहीं, मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बार तब पलटे थे, उसके लिए माफी मांगे। किसानों को आतंकवादी बनाना, विदेशी एजेंट बताना, उसके लिए माफी मांगे। और अब हम उनसे एमएसपी की मांग नहीं कर रहे, वो मांग हम पूरी करेंगे। कल उसकी हम घोषणा कर चुके हैं। ये हमारी गारंटी है। सरकार बनते ही इस देश के 15 करोड़ किसान परिवारों को, यानी कि 62 करोड़ किसानों को हम एमएसपी दिलवाएंगे और राहत देंगे। और एमएसपी दिलवाने का मतलब ये नहीं होता है, ये जिस तरह से हम सबको दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि अरे साहब एमएसपी अगर आप दे देंगे तो एक्सचेकर पे लाखों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। एमएसपी का अर्थ यह नहीं होता कि सारी उपज सरकार खरीद लेगी। एमएसपी का अर्थ होता है कि सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताएगी और जितना सरकार को लेना है वो लेगी, बाकी उस प्राइस से कम मार्केट में भी नहीं बिकेगा। ये होता है एमएसपी का मतलब। लेकिन मूर्ख बनाने की कोशिश फिर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा, अरे एमएसपी दे देंगे तो लुट जाएंगे, राहुल गांधी पैसे कहां से लाएंगे, खड़गे साहब पैसे कहां से लाएंगे, कांग्रेस को समझ में नहीं आता। यह मूर्ख बनाने का प्रयास है। इसलिए मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोग काबिल रिपोर्टर्स हैं, आप होमवर्क किए बगैर न दिखाएंगे कुछ टीवी पर, न लिखेंगे कुछ अखबारों में, तो एमएसपी के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसको जरूर आप बेनकाब कीजिए। आपके सवाल। किसानों का 12 सवाल है जो मांग कर रहे हैं। आप तो एमएसपी के बाद आपकी सरकार बनेगी तो चलिए हटा दिया जाएगा, लेकिन उनका कहना है कि ये पानी में छूट होनी चाहिए। आदिवासियों के जो जमीन हड़पे जा रहे हैं उस पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। कुल मिला के 12 सवाल हैं। क्या लगता है कुछ जायज है? क्या किसानों का ये हक नहीं है कि अपनी रोजमर्रा की जीवन से जुड़े हुए सवालों को उठाएं? वो जल का हो, वो जंगल का हो, वो जमीन का हो, वो बिजली का हो, वो एमएसपी का हो। आप जब वोट लेने जाते हो इनके साथ तो कितनी ऊंची ऊंची ढींग हाँकते हो, आपने देखा अभी। आप कहें तो एक बार और सुना दूं। वैसे तो उनकी आवाज सुनने को पसंद नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो सुना दूंगा। तो उस वक्त तो आपको ये सब बड़े बातें बड़ी अच्छी लगती थी। आज जब किसान आपको याद दिला रहा है कि साहब जब आप वोट मांगने आए थे तो आपने ये सब बातें कही थी, उस पर चर्चा कीजिए। बताइए मुझे कितनी बार प्रधानमंत्री इन किसान नेताओं से मिले पिछले 10 साल में? मुझे बताइए आप। कभी अर्जुन मुंडा जी को आगे कर दिया जाता है, कभी पीयूष गोयल जी को आगे कर दिया जाता है, कभी और कौन से तीसरे मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान या कोई, उनको आगे कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं हिम्मत दिखाते? क्या नाम है आजकल उनकी घर की सड़क का? लोक नीति, क्या कुछ ऐसा ही नाम है, लोक कल्याण मार्ग। क्या लोक कल्याण मार्ग पे किसानों की आवाजाही बंद है? उनको अलाउड नहीं है क्या? क्या उस प्रधानमंत्री के घर में किसान नहीं आ सकते क्या? क्यों उनके जूतों में मिट्टी लगी हुई है? नफरत है प्रधानमंत्री को उस मिट्टी से? बताइए। बुलाएं ना किसानों को। ये जो 12 सवाल हैं उस पर चर्चा करें, हिम्मत दिखाएं। हमारे वक्त आंदोलन होते थे, हमारे तमाम नेता आंदोलनकारियों से वहां जाकर मिलते थे। मैं आपको कई उदाहरण यहां बैठकर बता सकता हूं। वो निर्भया का आंदोलन हुआ हो, वो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ हो। अन्ना हजारे के आंदोलन में विलासराव देशमुख जी खुद रामलीला मैदान जाकर मिलकर आते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने स्तर पे, प्रणब मुखर्जी साहब अपने स्तर पे सबको बुला बुला के मिलते थे। निर्भया के आंदोलन में शीला दीक्षित जी खुद जाकर वहां जंतर मंतर पे गईं। भारी विरोध हो रहा था, फिर भी गईं। तो ये होता है नेता। ये अभिनेता बनकर बैठे हैं प्रधानमंत्री और सोचते हैं कपड़े बदल बदल के, अलग अलग ढंग से भाव दिखा दिखा के, भाव भंगिमाएं दिखा दिखा के, भाषण दे दे के नेता बन जाते हैं।
नेता बहुत बनने में बहुत टाइम लगता है, अभी तक नहीं बन पाए हैं। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और नेता नहीं बन पाए। नेता डरता नहीं है किसान के पांव की मिट्टी से, नेता नहीं घबराता किसान से मिलने में। राहुल गांधी को देखिए, वो प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन नेता है, मिल रहा है लोगों से। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चल के लोगों से मिलने गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 6713 किलोमीटर में लोगों से मिलते हुए घूम रहे हैं। जी पवन जी, सर आप प्रॉमिस कर रहे हैं एमएसपी जब सरकार में आएंगे, लेकिन जब आपकी खुद की सरकार थी 2010 में, तो जो कृषि मंत्री थे केवी थॉमस जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, an increase prescribing an increase of at least 50% on cost may distort the market. A linkage between MSP and cost of production may be counterproductive in some cases. तो ये different कैसे है देखिए, सर? बिल्कुल ठीक है, चर्चा करते रहे, चर्चा नहीं रुकी। हर चीज कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले स्टेक होल्डर्स से बात की जाती है। मैं अपनी बात रखता हूं, वो अपनी बात रखते हैं। वो सब करने के पश्चात 201 में से 175 सिफारिशें लागू करने का भी काम यूपीए ने किया, और अब पूरी स्टडी करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आपने देखा हमारे रायपुर अधिवेशन में जो हमने कृषि संबंधित रेजोल्यूशन पास की थी, प्रस्ताव पारित किया था, मैं अभी विनीत जी आपको वो भी देंगे। तब से ये चर्चा हमारी विशेषज्ञों के साथ भी हुई, और अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद हम एमएसपी लागू करके इस देश के 15 करोड़ किसानों परिवारों को लाभ पहुंचाएंगे, यानी कि 62 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। एमएसपी का ऐलान किया जाता है, लेकिन देश भर के किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता है। तो एमएसपी का कानून बन जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, सवाल एक। और दूसरा ये कि ऐसा क्यों है, आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों है कि सिर्फ देश के एक ही प्रदेश के एक ही वर्ग के किसान सड़क पर पहले भी ये आए आप थे और एक गलत बार बोल फिर रहे आए हैं। थे। तमिलनाडु का किसान, कल मैंने खुद आप लोगों में से ही किसी के चैनल में तमिलनाडु के किसानों को भी सुना, तेलंगाना के किसानों को भी सुनते हैं। पूरे देश के किसानों का समर्थन इस आंदोलन को है, और एमएसपी का कानून पारित होने से कम यह सुनिश्चित हो जाएगा कि किसान को उसकी फसल का दाम मिलेगा, उसका शोषण नहीं होगा। सर, एक वीडियो आ रहा है जिसमें राहुल गांधी एक पीड़ित किसान से बातचीत कर रहे हैं। जी देख, आखिरी बात में जब राहुल गांधी कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, तो बीजेपी कहना है कि जब वो पत्थर मारते हैं तो राहुल गांधी उनको उकसा रहे हैं। ये इसमें उकसाने की क्या बात है? ये देखिए, यही है, आप देश के किसानों को जब तक वो आपको वोट देते हैं तब तक तो अपना मानते हो, जब वो आपको पलट के याद दिलाते हैं साहब आपने ये वादा किया था पूरा कीजिए, तो वो दुश्मन हो जाते हैं। अरे साहब वो तो आतंकवादी हो गए। भाई नरेंद्र मोदी जी, आपकी आदत नहीं है आंदोलनों को झेलने की, आपकी आदत तो सवालों को झेलने तक की नहीं है, तो आंदोलन तो बहुत बड़ी बात है। आदत डालना शुरू करिए, आप वैसे खत्म कर दीजिए। अब तो 10 साल पूरे हो गए, जा ही रहे हैं आप। जब रिटायर हो जाएंगे तब सीख लीजिएगा कि क्या होता है आंदोलन को झेलना। पत्थर अगर किसी ने उठाया है तो क्यों उठाया है, आप उसको घर बुला के बात करते क्यों पत्थर उठाता, और पत्थर उठाने के हम पक्षधर नहीं हैं। हम अहिंसक आंदोलन के साथ खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। अब ये हम पर सोरोस का आरोप लगाएं, खालिस्तानी का आरोप लगाएं, जो इनकी हिम्मत है, जो इनकी औकात है, उतना आरोप लगा दें। हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने देश के किसान के साथ खड़े हैं। रबर बुलेट किसने चलाई थी? आप में से ही किसी के पत्रकार पर, जो आज भी अस्पताल में है। सत्येंद्र चौहान तो आप ही लोगों में से एक का पत्रकार है। उसको रबर बुलेट क्या वो किसानों ने चलाई? रबर पैलेट्स हैं क्या किसानों के पास? और आजकल तो रबर पैलेट्स वो नहीं होते, छर्रों वाली होती हैं। ड्रोन में आंसू गैस कौन छोड़ रहा था? किसान छोड़ रहे थे या पत्रकार छोड़ रहे थे? हो सकता है आप लोग कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी के पास तो ड्रोन नहीं है, आपके पास होगा। एक कमाल की बात कर रहे हैं आप। आने दीजिए ना, सड़क बंद करके काहे बैठे हो? चलिए, आप में अगर हिम्मत नहीं है किसानों को लोक कल्याण मार्ग पे बुलाने की, अपने घर बुलाने की, उनके साथ चाय पीने की, अगर आप में हिम्मत नहीं है, आप चले जाइए वहां। कितना 8500 का हवाई जहाज है, 6500 का? कहीं तो लैंड होता ही होगा वो भी, या सिर्फ विदेशों में ही लैंड होता है?
जाइए आप मिलिए किसानों को, कौन मना करेगा? प्रधानमंत्री अगर मिलना चाहेंगे तो किसान, किसी ने रोका है उन्हें? जी, बस इतना बड़ा मुद्दा। राज्यसभा की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें सोनिया गांधी का नाम है। खैर, अब उन्होंने तो नामांकन दाखिल कर दिया है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट रायबरेली कांग्रेस जीती थी, जिसे सोनिया गांधी जीत कर पहुंची थी। तो उन्होंने आखिर लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का रास्ता क्यों चुना सदन जाने के लिए? भाई देखिए, सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव से अलग अलग राज्य, हमारे कई राज्यों से प्रस्ताव पारित होकर दिल्ली आया, भेजा गया खड़गे साहब को कि सोनिया जी को हमारे यहां से राज्यसभा में मनोनीत किया जाए। अब हर राज्य में तो सोनिया जी को नहीं भेजा जा सकता था, लेकिन मांग कई राज्यों से आई। और ये मैं तो पर्सनली इसलिए खुश हूं कि मेरे राज्य राजस्थान से अगर सोनिया जी राज्यसभा से आ रही हैं तो हम सबके लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। आपको मैं 1964 से 1967 की बात करता हूं, थोड़ा नीचे कर दो उनको। 1964 से 1967 में इंदिरा जी राज्यसभा में की सदस्य थी, जब वो आईएनबी मिनिस्टर बनी थी। तो ये तो कमाल का सवाल है। तब तो किसी ने नहीं बोला कि भाई आप राज्यसभा में क्यों, लोकसभा में क्यों। उसके बाद वो लोकसभा में आई। तो ये कोई इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। लगातार कई चुनाव वो जीती हैं, कोई चुनाव हारी नहीं, लगातार जीतती चली गई। और अब हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है कि वो मेरे राज्य से राज्यसभा में आई। बीजेपी का क्या मतलब है भाई? नहीं, उनका काम क्या है उसमें? उनकी पार्टी है, हमारी पार्टी भी वो चलाएंगे। बेचारे नड्डा जी का तो कुछ पता ही नहीं चलता। आपके चैनल पे देखते हैं, अरे मुझे एक्सटेंशन मिल गई, फिर देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, फिर चेक करते हैं अमित शाह से, शाह साहब वाकई हुआ क्या? तो वो हमारी पार्टी चलाने क्यों आ रहे हैं? उनको कहिए अपनी पार्टी चलाएं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि यहाँ बहुत बड़े नेता ऐसे हैं जो लोग अब लड़ने की हिम्मत छोड़ चुके हैं और अब वो राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब सोनिया गांधी पर कसा था वो प्रधानमंत्री करते रहे, उनका काम दिन भर यही है, तंज कसने का। सरकार चलानी आती नहीं है, नेता बन नहीं पाए हैं। इसी तरह की परेश रावल से ट्रेनिंग ले लेकर बोलते रहते हैं, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। तो बोलने दो। अब बेचारे खर्चा भी किया होगा, परेश रावल को शायद टिकट भी दी थी उसके बाद। तो जो व्यक्ति सुबह से शाम तक कितना अच्छा अभिनेता बनना है, उसकी एक्टिंग कर रहा हो, उसकी रिहर्सल कर रहा हो, उसको करने दो जो कर रहा है। उसको क्यों आप गंभीरता से लेते हो?